एक्चुअल में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन एयर और वैक्यूम वो इतनी होती है 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये करीब करीब आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻12 और ये होता है म्यू नॉट 4 पाई, पाई मतलब 3.14, 4 पाई × 10⁻7। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है। अब किसी मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो उनकी परमिटिविटी आ जाती है, ये परमिटिविटी और ये परमिबिलिटी। तो उसमें रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है तो रिलेटिव का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फिर उस मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो म्यू नॉट की जगह हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर म्यू आर ये मोर देन 1 है, इनको मिला के परमेबिलिटी बोल देते हैं। तो किसी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी म्यू और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और म्यू क्या है? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। अब लाइट यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो मानो एयर से ग्लास में गई, ये एयर है, एयर से ग्लास में गई तो इसके नॉर्मल की तरफ झुक जाए। तो इनमें जो फार्मूला अप्लाई होता है, यहाँ मानो θ1 है, ये एंगल दिया थीटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है, तो ये फार्मूला होता है μ1 × sin θ बराबर μ2 × sin r। ये μ2 ज्यादा है तो sin r कम होता है, क्योंकि वेलोसिटी में फार्मूला ये हो जाता है μ1 v1, इसमें वेलोसिटी बराबर μ2 v2, इस तरह से फार्मूला होता है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो v की वैल्यू, ये μ2 ज्यादा है तो v की वैल्यू कम होगी। तो कम इसलिए भी होगी, यहाँ से भी देख सकते हो कि एप्सिलॉन आर म्यू आर 1 से ज्यादा होता है तो ये क्वांटिटी नीचे बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी घट जाएगी। तो किसी ने पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिर रेशियो बताओ, मतलब म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में और 1 एयर में, तो इसके पदों में बताओ एप्सिलॉन आर म्यू आर के पदों में। तो बता दो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। तो इसका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर। इससे देख लो फार्मूला, अब ये तो सी है, ये वाली चीज तो सी है और ये वाली चीज ये है, तो सी अपॉन वी करोगे तो आप कर दीजिए, तो सी अपॉन वी करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी, म्यू अपॉन म्यू नॉट रिलेटिव परमिबिलिटी। ये मैग्नेटिज्म में काम आते हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये तुम्हें याद रखने की जरूरत है और ये कई बार मैं बताता रहता हूँ। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और जब डेंसर मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ ही कम हो जाती है। तो वेवलेंथ के रूप में भी ये फार्मूला इस तरह से है μ1 λ1 बराबर μ2 λ। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो ये मैंने एनालिसिस कर दी इस तरह से। अब आगे की बात अपन करते हैं। किसी ने पूछा कि ये जो लाइट है, 2 पॉइंट है विच आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस x। तो लाइट यहाँ पहुंची, यहाँ से, दिस इज द लाइट सोर्स, यहाँ पहुंची और यहाँ पहुंची, तो जो इधर जा रही होगी वो यहाँ भी पहुंचेगी, फिर आगे यहाँ भी पहुंचेगी लाइट। तो ये 2 पॉइंट है P1 एंड P2। तो इनमें फिर फेज डिफरेंस क्या होगा? तो इसमें क्या फार्मूला होगा कि हमें एक रिलेशन याद होता है, पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा बराबर फेज डिफरेंस अपॉन 2।
पाथ डिफरेंस x है तो x अपॉन लेमडा इंटू 2 बराबर 5, ये हो जाएगा आंसर 5 निकल आएगा। अब मानो x लेमडा होता तो फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाता, और फेज डिफरेंस 2 पाई का मतलब होता है कि दोनों वेव सेम फेज में इन पोजीशन। नेक्स्ट, अब एक किसी ने सवाल पूछा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसने कहा कि हम सेंटर पॉइंट पे हैं और ये जो एंगल है ये वाला है, ये S1, ये S2 और ये सेंटर पॉइंट ऑन द स्क्रीन, और ये D इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। पर D अपने को नहीं गिवन, ये थीटा गिवन है, एंड दीज टू सोर्सेज आर इल्यूमिनेटेड बाय ए monochromatic source of light S which is symmetrically placed, सिमेट्रिकली S1 S2 के, मतलब ये दूरियां बराबर हैं, यहाँ से यहाँ लाइट पहुंची, यहाँ से तो वही वेवलेंथ यहाँ से चली हुई लाइट यहाँ भी पहुंची, यहाँ भी पहुंची, तो ये दोनों सोर्सेज हो गए कोहेरेंट। जो एक ही सोर्स से प्रोड्यूस होती हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज कहलाती हैं, क्योंकि उसमें इसमें कोई भी चेंजेस जो आ रहे होते हैं तो इसमें उतना ही आ जाते हैं, तो फर्दर इसके चेंजेस की वजह से कोई भी फेज डिफरेंस पर असर नहीं पड़ता किसी भी पॉइंट। तो पूछा कि फ्रिंज विड्थ बताओ, तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है लेमडा डी बाई डी। अब डी तो हमें दिया ही नहीं, हमें लेमडा दे रखा है और हमें ये थीटा दे रखा है। अब हम फ्रिंज विड्थ कैसे निकालें, तो ये हम डी निकाल सकते हैं। बोला कैसे निकाल सकते हैं डी, तो ये जो एंगल है थीटा बाई 2 ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे, क्योंकि ये स्लिट्स बहुत पास में। तो यहाँ पर d अपॉन कैपिटल D हम लिख सकते हैं, इसको एक तरह से आर्क मान सकते हैं और इसको रेडियस मान सकते हैं कैपिटल D को। तो d अपॉन D इटसेल्फ इज द थीटा है, तो स्मॉल d क्या है, d थीटा है, तो स्मॉल d की जगह d थीटा पुट कर दो। और ये है फ्रिंज विड्थ, जो मैं लेमडा गलत लिख गया, फ्रिंज विड्थ बीटा है, बीटा बराबर होती है लेमडा d बाई डी। तो d की जगह d थीटा लिख दो आप। ये जो d है स्मॉल d, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस, और d is the distance between coherent sources and the screen. So this small d is replaced by d theta. In terms of known parameters में ही आंसर आ गया। तो d थीटा d कैंसिल हो गया, तो लेमडा बाई d थीटा। अब ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल था तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, और वो 4 ऑप्शन ये थे, उनको बताने की अब जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अब ये बता दिया तो उनको बताने की क्या जरूरत। नेक्स्ट आता है कि दो सोर्सेज जो सेम इंटेंसिटी देती हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो सेम देती हैं, तो यहाँ पर आई इंटेंसिटी इसने दी, आई इसने दी, तो यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 4i की हो जाती है, 4i। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट आई है, तो इनकी क्या रही होगी, तो बड़ा आसान है, आई नॉट बाई 4, उल्टी कैलकुलेशन है, इसमें क्या है आई नॉट बाई 4, ये हो जाए। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर इन दोनों की इंटेंसिटी बराबर है तो डार्क फ्रिंज की जो इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, और ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सबकी 4i होंगी। अगर इन दोनों की इंटेंसिटी i है तो 4i होंगी ब्राइट की, और सारी डार्क वाली 0 होंगी। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जहां पर ब्राइट फ्रिंज है ये सेम फेस में सुपर इम्पोज करती हैं, जब सेम फेस में सुपर इम्पोज करती हैं तो एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं, a और a 2a हो जाते हैं सेम फेस, तो 2a हो जाने पर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए k इंटू 2a का होल स्क्वायर, इसलिए 4ka स्क्वायर हो जाता है, k स्क्वायर i होता है, तो यहाँ मैंने i रिजल्टेंट, तो i रिजल्टेंट आ जाता है 4i। अब फिर ये कभी कभी ये पूछा गया कि एक की इंटेंसिटी i है और एक की 4i है, अब ये दे रखी i एंड 4। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो जब इंटेंसिटी दे रखी होती है तो इन सबकी कैलकुलेशन एम्पलीट्यूड के रास्ते से किया करो। जहां पर ब्राइट फ्रिंज है वहां पर एम्पलीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, और जहां पर डार्क है वहां पर एम्पलीट्यूड डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे एक का एम्पलीट्यूड 5 है और एक का 3 है, तो जब अपोजिट फेस में होंगे तो 2 होगा। फिर इंटेंसिटी उसका स्क्वायर होगा। तो आई और 4i है, तो आप ये समझिए जैसे एम्पलीट्यूड जो कांस्टेंट तो रेशियो में कट जाएंगे, तो आई और 4i है, तो ऐसे समझिए कि एम्पलीट्यूड रूट आई और रूट 4i ये। अब एम्पलीट्यूड को ऐड करके स्क्वायर कर दो तो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आ जाएगी। तो रूट आई प्लस रूट 4i ये एम्पलीट्यूड, इसका स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट ऐड हो, तो ये हो गया रूट 4 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 रूट आई का स्क्वायर हो गया, रूट आई का आई हो गया, तो 9i आएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। 9 आई। अब मिनिमम इंटेंसिटी क्या आएगी? मिनिमम इंटेंसिटी में क्या होता है, एम्पलीट्यूड एल्जेब्रिकली माइनस हो जाएंगे, जैसे 5 और मानो 1 का 3 है तो 2 रह जाएगा। एम्पलीट्यूड डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं डी का। तो आई और 4i है, तो अब एम्पलीट्यूड क्या होंगे उसका मिनिमम इंटेंसिटी वाला रूट 4i माइनस रूट आई, इसका स्क्वायर कर दोगे तो फिर दोबारा से फिर इंटेंसिटी पहुंच जाओ। तो ये जो है आएगी रूट आई का स्क्वायर, तो 2 रूट आई माइनस 1 रूट आई, तो रूट आई का स्क्वायर। तो जहां पर डार्क होगा वहां पर डार्क पे इंटेंसिटी आई में, आई से कम कहीं नहीं मिलेगी और 9i से कहीं ज्यादा नहीं मिलेगी। बस इस तरह से कर लिया करो, बहुत आसान है। अब किसी ने कहा कि हमें तो एम्पलीट्यूड ही दे रखे हैं कि एम्पलीट्यूड का रेशियो ये है 1:3, 1:3 है एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो बताइए मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। तो जब एम्पलीट्यूड दे रखे हैं तो आप इसको रूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए तो मैक्सिमम पे पहुंच गए, तो 3 और 1 4, तो 4 और 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो इंटेंसिटी पे पहुंच गए, तो इंटेंसिटी 16 है मैक्सिमम वाली। रेशियो तो कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट तो बढ़ जाते हैं, और मिनिमम वाली 3 में से माइनस कर दो क्योंकि ये तो एम्पलीट्यूड ही तो है, और उसका स्क्वायर कर दो 4, तो 4:1 रेशियो मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 4:1। तो एम्पलीट्यूड दे करके हमें पहले हमने क्या देखा था, इंटेंसिटी दे करके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा। अब हमने एम्पलीट्यूड दे करके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा, तो बस ये हो जाते हैं इस तरह से। एम्पलीट्यूड दिया था, बोलो चलो हम तो इंटेंसिटी दे देते हैं, एक की आई और एक की 3 आई, ये दे देते हैं, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा इनका, इन सोर्सेज का, उसका नहीं, तो इन सोर्सेज का क्या है √3:√1, ये हो गया, बात वही कट गया। फिर एम्पलीट्यूड का रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम का क्या होगा, केवल एम्पलीट्यूड का पूछो, इंटेंसिटी का नहीं, तो √3 + √1 अपॉन √3 माइनस √1, ये एम्पलीट्यूड का रेशियो कौन सा, ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम है। फिर पूछा नहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो स्क्वायर कर दो के तो बढ़ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह का ये कोई आसान चीज। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन पूछा गया कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को अपन कहाँ बनेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ये बताया नहीं गया कि ये सेंट्रल पॉइंट है, तो कहाँ बनेगी, इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसने 4 ऑप्शन दिए, उनकी मैं एनालिसिस करूंगा, फिर बताऊंगा कि अपन कैसे बता सकते हैं। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज
कैन बी आइडेंटिफाइड यंग डबल स्लिट। इट है, इसने कहा है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है ग्रेटर इंटेंसिटी रखती है अन्य ब्राइट फ्रिंजों से। ये ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, ब्राइट ब्राइट ब्राइट, ये इसकी इंटेंसिटी औरों से ज्यादा होती है। तो जिसकी ज्यादा आ रही हो वही सेंट्रल ब्राइट है। तो ये आंसर गलत है, ये ऑप्शन गलत है, सबकी बराबर होती है इंटेंसिटी, तो इससे नहीं पता कर सकते। दूसरा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ज्यादा वाइडर होती है औरों से, ये भी गलत है, सब बराबर वाइडर होती है। सेंट्रल ब्राइट जो है नैरो होती है औरों से, ये भी गलत है, सब बराबर। फिर कहता है यूजिंग व्हाइट लाइट, ये मैं समझाता हूं। व्हाइट लाइट को यूज करके हम बता सकते हैं ब्राइट कौन सी है। इसके पीछे क्या कारण है कि ब्राइट जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स ऑफ लाइट है, जो सबकी अलग अलग वेवलेंथ है। तो किसी का मैक्सिमा कहीं पड़ेगा, किसी का मैक्सिमा कहीं पड़ेगा, लेकिन सेंटर वाले के सब मैक्सिमा ही पड़ेंगे, क्योंकि वो तो पार्ट डिफरेंस 0 है, तो सबके लिए 0 है ना, तो सारी सेम फेस में होंगी यहाँ। लेकिन रेड वाली जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड वाली का जो आएगा लैम्डा d/d, लैम्डा रेड ज्यादा होता है तो वो दूर आएगा और वॉयलेट वाले का पास आएगा। फिर वो एक ही जगह सारी ब्राइट नहीं होगी बस। और यहां पर सब ब्राइट फ्रिंजेज होंगी, तो फिर वही कलर आ जाएगा व्हाइट, और जगह फिर व्हाइट नहीं आएगा। ये इसका तरीका, क्यों किसी का सेम फेस में तो अन्य नहीं है, सेम फेस में अन्य नहीं है किसी जगह, क्योंकि लैम्डा रेड और लैम्डा बेबी की और सब अलग अलग है, तो वो एक साथ सातों कलर एक ही जगह ब्राइट नहीं होंगे, तो वहां पर व्हाइट लाइट नहीं आएगी, यही आएगी व्हाइट। ये सब सेम फेस में होंगे, सब फिर वही हो जाएंगे बेबी ग्योरी, और फिर व्हाइट दिख जाएगी। यही एक तरीका। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट पूछा जाए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा जाए और इन दोनों स्लिट्स की विड्थ अलग अलग हो, S1 एंड S2, और S1 की विड्थ ज्यादा है S2 से। तो अब ये 4 ऑप्शन पूछ रहा है कि इनमें क्या सही है। अब ये दोनों समान इंटेंसिटी नहीं दे रहे, तो क्या ऑप्शन सही है, ऐसा पूछा गया है। स्लिट्स विड्थ बराबर नहीं है, तो स्क्रीन पर इसने पहला ऑप्शन दिया फ्रिंजेस विल नॉट बी फॉर्म्ड, तो ये आंसर गलत है। फ्रिंजेस तो बनेंगे, लेकिन इसका ये आंसर है कि जो डार्क फ्रिंज होगी, जहां पर जो मिनिमम इंटेंसिटी वाली फ्रिंज होगी, वो पूरी तरह से डार्क नहीं होगी, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी I1 है और इसकी इंटेंसिटी I2 है। तो डार्क वाली की √I2 माइनस √I1, ये तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा और इसका स्क्वायर आएगी, और जो ब्राइट जगहों पे ये आएगा I2 प्लस √I1 का स्क्वायर, यह है। अगर ये I2 I1 बराबर होते और I के बराबर होते तो यहाँ 4I आ जाती और डार्क में 0 आ जाती, क्योंकि √I माइनस √I 0 हो जाता, 0 का स्क्वायर 0 हो जाता। तो जो मिनिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट 0 इंटेंसिटी के होते और मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स 4I के होते, तब ऐसा हो जाता। तो फिर क्या हुआ, इसमें क्या कहा गया, फ्रिंजेस विल नॉट बी फॉर्म्ड, नहीं बनेगी फ्रिंजेस। द पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी विल नॉट बी कंप्लीटली डार्क, यही बात सही है, कंप्लीटली डार्क नहीं होगी। ब्राइट फ्रिंजेस विल नॉट बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो वो तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे ही बनेगी, क्योंकि वो तो एक ही वेवलेंथ की वेव है, तो ये पाथ बराबर है, तो पाथ डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है, तो फेज डिफरेंस 0 है, और फेज डिफरेंस 0 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की यही बनेगी सेंटर। और फिर हर जो ब्राइट फ्रिंजेस, कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के मध्य का डिस्टेंस वही होगा लैम्डा d/d। तो सेंट्रल ब्राइट से जो पहली जो आती है मिनिमम इंटेंसिटी की, वो β/2 पे आती है, तो पहली β/2 पे होती है, और पहली ब्राइट बीटा पे होती है, क्योंकि ये कहलाती है 0 ऑर्डर। तो कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि 10वीं ब्राइट और 9वीं डार्क के मध्य की दूरी क्या है, तो 10वीं ब्राइट यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, 10वीं ब्राइट 10 बीटा दूर है और 9वीं डार्क 8.5 बीटा दूर है, तो 1.5 बीटा हो। और पूछ ले 10वीं ब्राइट और 11वीं डार्क, तो आधा बीटा ही,
क्योंकि 10वीं ब्राइट 10 बीटा दूर है और 11वीं डार्क 10.5 बीटा दूर है, तो वो आधा ही है। और बात 10 और 9 में है। और 10वीं ब्राइट और 10वीं डार्क, ठीक है, वो तो बीटा बाई 2 है। 10वीं ब्राइट 10 बीटा है, 10वीं डार्क 9.5 बीटा, 9.5 बीटा। तो डार्क के केस में आधा कम कर दो बस, और फिर माइनस कर। तो फिर वो पूछा जनरल में कि एमवी डार्क, एमवी ब्राइट, सॉरी एमवी ब्राइट और एनवी डार्क, तो फिर हम कैसे करें? हमें यही ना पता कि एन बड़ा है या एम बड़ा है, तो आप कुछ मत करिए, एम माइनस एन माइनस हाफ और यूं मॉड लगा के बीटा कर दीजिए बस, क्योंकि एन में जो डार्क होगी वो एन माइनस हाफ होगी। तो किसी ने कहा हमें तो पता नहीं कि एन छोटा है या बड़ा है, तो क्या फर्क पड़ता है छोटा या बड़ा है, क्योंकि फिर बाहर तो मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है तो मॉड पॉजिटिव कर देगा, इसमें क्या फर्क पड़ा। मानो एन 12 है तो ये 11.5 हो जाएगा, और एम 10 है बस, तो याद है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फार्मूला बन जाए। अब एक है कि एक कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है, डेंसर से कहां जा रही है? रेयर, समझ गया? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा। तो इसने ग्राफ बनाए 4 कि हाउ द एंगल ऑफ डेविएशन चेंजेस विद थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू 0 पर, तो ये इधर तो ले लिया गया है एंगल ऑफ डेविएशन और इधर ले लिया गया है थीटा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो क्या अच्छा है? ये अच्छा है भी बताते हैं। जब थीटा 0 डिग्री है तो 0 वाली सीधी जा रही है, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट, तो 0 पे 0 ही है डेविएशन। अब जब ये क्रिटिकल पर पहुंच गई, क्रिटिकल एंगल पहुंच गया, तो ये 90 हो गया, तो तब हो गया π/2 माइनस थीटा सी, क्योंकि ये जानी यो थी, ये थीटा सी हो गया।